देखिए आज पढ़ेंगे हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है इसको जल्दी से हम लोग समझ लें। मान लीजिए टाइटल है, हेडिंग डाल दीजिए साथ साथ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसमें क्या समझना है आपको? मान लीजिए कंसीडर द सिचुएशन, हालात ये हैं कि आपके पास एक रफ सरफेस है, एक रफ सरफेस है। उस रफ सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है और इस बॉडी को स्लाइड कराने के लिए मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए। और मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन, जिस तरह हम बॉडी को खींचेंगे, फ्रिक्शन सरफेस पे काम करेगा अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जिस वक्त लिमिटिंग कंडीशन आ जाएगी, लिमिटिंग कंडीशन मतलब जिस वक्त बॉडी बस सरकने ही वाली है, उस वक्त जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होता है, जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। राइट, तो इतनी बात मैं आपको बता चुका था। ठीक है, आज का टाइटल है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए हमने माना कि हमारे पास एक रफ सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है। ठीक है, और इस बॉडी के ऊपर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है ताकि हम इसको स्लाइड करा सके इस सरफेस के ऊपर। तो हमने इस पर इतना फोर्स लगा दिया है कि बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में, मतलब ये बस खिसकने ही वाली है। ठीक है, तो अब थोड़ा फिगर को इजी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स को सेंटर पे लगा हुआ मान रहा हूँ ऐसे, गॉट इट। और ये एफएस मैक्स यहाँ ना बना के, यहाँ ना बना के मैं थोड़ा, ये आपका सरफेस है, यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, दिस इज एफ एस मैक्स। जो वेट होगा बॉडी का वो m/g नीचे काम करेगा और जो नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा वो ऊपर तरफ काम करेगा। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालूं बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब मेरे पास एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है। ठीक है, एक ही पॉइंट पे दोनों काम कर रहे हैं। तो हमने बताया था जब एक ही पॉइंट पर दो या दो से ज़्यादा फोर्स काम करते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। मतलब इसके पैरेलल एक डॉट डॉट लाइन और इसके पैरेलल अगला डॉट डॉट लाइन, फिर पैरेललोग्राम बन गया। यहाँ से जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, होगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट माय डियर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जितना एंगल बनाएगा, रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के साथ जो एंगल बनाएगा उसी एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, ध्यान समझ लीजिए। हमने एक बॉडी को एक रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, हमने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया है। ठीक है, फोर्स इतना अप्लाई कर दिया है कि बॉडी इस समय लिमिटिंग कंडीशन में आ गई। लिमिटिंग कंडीशन मतलब बस ये चलने वाली है। तो लिमिटिंग कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है एफएस मैक्स, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। इस बॉडी का वेट नीचे काम करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करेगा। अगर हम नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लें, ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट कैसे निकाला? इसके पैरेलल ये डॉट डॉट लाइन, इसके पैरेलल ये डॉट डॉट लाइन, और ये हमने रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया है डायगोनल। तो ये जो रिजल्टेंट है एन और एफएस मैक्स का, उसने एन के साथ, रिजल्टेंट ऑफ एन एन एफएस मैक्स यानी कि ये, इसने एन के साथ जो एंगल बनाया है थीटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ, लिखिए फटाक से जल्दी लिखिए। हेडिंग डाल दिया आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लिखिए द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ limiting friction force, the angle made by the resultant of the limiting friction force, the angle made by the resultant of the limiting friction force and the normal reaction force, the angle made by the resultant of the limiting friction force and normal reaction force makes with the
makes with the direction of normal reaction force, makes with the direction of normal reaction force, makes with the direction of normal reaction force is called angle of friction, is called angle of friction, full stop. It is represented by theta. It is represented by थीटा। ठीक है, तो अब इस थीटा का हम फॉर्मूला डिराइव कराना चाहते हैं आपको, ठीक है ना। डायग्राम इस डेरिवेशन में ही बनाएंगे हम लोग, ठीक, दो जगह नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए ना क्या होता है। और इस डायग्राम को हम लोग अब डेरिवेशन के अंदर कर लेंगे, तो दोनों जगह का काम एक ही डायग्राम से चल जाएगा। तो हेडिंग डाल दीजिए डेरिवेशन for the expression of derivation for the expression of angle of friction, derivation for the expression of angle of friction, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम लोग डिराइव करेंगे, तो डायग्राम बन ही चुका है। अगर आप ठीक से देखें तो माय डियर ये जो साइड है ये एफएस मैक्स को शो कर रही है, बोलिए। ये इतना बड़ा एरो जो है वो किसको शो कर रहा है? एफएस मैक्स को। तो अगर ये एफएस मैक्स है तो क्या ये एफएस मैक्स नहीं होगा? पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड बराबर होती है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है N, तो क्या ये N नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इस ट्रायंगल को मैं x, y और z कह दे रहा हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल x, y, z, इन ट्रायंगल x, y, z क्या ले लें? tan थीटा। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर यानी yz अपॉन बेस, कितना हो गया? xy। बात समझ में आई? तो tan थीटा बराबर yz हो गया एफएस मैक्स, हो गया, और xy क्या हो गया? n हो गया, ठीक है ना। tan थीटा बराबर एफएस मैक्स कितना होता है? म्यू एस इंटू n, और ये क्या हो गया? n से n कैंसिल, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया? ये फॉर्मूला है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। बात समझ में आ गई? कॉपी कर लिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं मेरी शीट में। ये न्यूटन का क्वेश्चन है, न्यूटन बुक का 69 क्वेश्चन है। इसमें लिखा है अ फोर्स ऑफ 98 न्यूटन is just able to move a block of mass 20 kg on a rough horizontal surface. Calculate the coefficient of friction and angle of friction. ठीक है, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा गया है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव द ब्लॉक। जस्ट एबल का मतलब यही दिया है एफएस मैक्स, ठीक है। जिस फोर्स को लगाने पर तुरंत बॉडी सरक जाए या सरकने ही वाली हो उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें 98 न्यूटन दिया गया है वो एक्चुअली एफएस मैक्स है, ठीक है। तो एफएस मैक्स का फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन होता है, ये 98 के बराबर। यहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हमने सिखाया था आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस जब भी होता है तो एन की जगह पे mg लिखना। तो म्यू एस mg इज इक्वल टू 98 हो गया। म्यू एस का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मास का वैल्यू ब्लॉक का 20 है और जी का 9.8, ठीक है। तो ये 98 हो गया, समझ रहे हैं। तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो म्यू एस का वैल्यू आपका 0.5 आ जाएगा।
ये आपका पहला आंसर था। दूसरा निकालना है को एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सबको पता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा बराबर म्यू एस होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर थीटा है तो tan थीटा बराबर म्यू एस होता है। तो tan थीटा बराबर म्यू एस इज 0.5। सीबीएसई वालों के लिए आंसर हो गया tan इनवर्स 0.5 और आईएससी वालों के लिए जो आंसर हो गया वो हो गया 26.6 डिग्री। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो अब देवियों दानुओं पढ़ना है एंगल ऑफ रिपोर्ट। अब जैसे पिछले वाले केस में इसके वाले केस में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाले में क्या होता है, बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखी होती है। ठीक है, और एंगल ऑफ रिपोज में क्या करना है, उसी हॉरिजॉन्टल सरफेस को आप जमीन से थोड़ा तिरछा करते जाइए, इंक्लाइन करते जाइए। तो एक वक्त ऐसा आएगा, एक ऐसा एंगल बनेगा इंक्लाइन प्लेन के साथ जब ये बॉडी बस सरकने ही वाली होगी। यानी फिर से हम बात किस कंडीशन की कर रहे हैं, लिमिटिंग कंडीशन की कर रहे हैं। ठीक है, ओके। यानी वो एंगल इंक्लाइंड सरफेस का जिसके ऊपर रखी हुई बॉडी जस्ट सरकने ही वाली है या जस्ट सरक गई है। ठीक है, ऐसे एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या सिखाया था आपको, हमने बताया था जब इंक्लाइन प्लेन पढ़ाया था तो बताया था कि क्या करना है, इंक्लाइन प्लेन देखते ही 2-3 स्टेप तुरंत मार दिए जाते हैं। ठीक है, एक mg को शो कर देना है, इसके 2 कंपोनेंट बना देने, तड़ाम। ये जो एंगल है वही एंगल ये बन जाना है। mg का एक कंपोनेंट mg cos अल्फा इधर कर देना है और mg sin अल्फा इधर कर देना है, ये बेकार हो जाना है। ठीक है, क्योंकि बॉडी बस सरकने वाली है, यानी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करेगा, fs मैक्स और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस इधर काम करते हैं। समझ गए? ओके। तो इस समय अगर ये जस्ट सरकी है या जस्ट सरकने वाली है तो इस कंडीशन में क्या है, सारे फोर्सेस बैलेंस है ना, सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्स के बराबर हो जाएगा, जो कि मैंने बताया ही था। याद करिए, हमने कहा था इंक्लाइन प्लेन पे अगर बॉडी रखी है तो n इक्वल टू क्या रखा गया था, mg cos थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा लिया हुआ है तो mg cos अल्फा हो गया। चलिए शुरू करते हैं। तो हियर अभी वो नोट नहीं करेगा, हियर क्या हो जाएगा, mg sin अल्फा बराबर किसके हो गया, fs मैक्स के, इक्वेशन फर्स्ट, एंड mg cos अल्फा किसके बराबर हो गया, n के बराबर हो गया, इक्वेशन सेकंड। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, mg से mg कैंसिल हो जाएगा, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा tan अल्फा। ये देखो फिर से वही कहानी आ गई, fs मैक्स अपॉन n। fs मैक्स कितना होता है, म्यू एस इंटू n, तो tan अल्फा बराबर म्यू एस इंटू n अपॉन n से n, थैंक यू। फिर से क्या आ गया, tan अल्फा बराबर म्यू एस, आना भी वही चाहिए था भाई। तुमने सरफेस को टेढ़ा ही किया है, सरफेस को टेढ़ा करने से सरफेस की रफनेस में बदल जाएगी। ठीक है, यानी कुल मिला के चीजें दोनों सेम है, बस समझने का सिचुएशन अलग अलग है। मतलब जब बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी होती है तो वही चीज एंगल ऑफ फ्रिक्शन से बताई जाती है, वही बॉडी जब इंक्लाइन प्लेन पे रखी होती है तो एंगल ऑफ रिपोज से बताई जाती है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। एंगल ऑफ रिपोज हेडिंग है, देखिए, द मिनिमम एंगल that an inclined rough surface, the minimum angle that an inclined rough surface makes with the horizontal
with the horizontal so that a body placed on it just begins to slide or about to slide down, just begins to slide or about to slide down is called angle of repose. फिर से बोल रहा हूँ, the minimum angle that an inclined rough surface makes with the horizontal so that a body placed on it just begins to slide or about to slide down is called angle of repose. It is represented by alpha. ठीक है, इस डायग्राम को, इस डेरिवेशन को करने के लिए हम हेडिंग डाल देते हैं. लिखिए डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज. डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज. डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है, तो कंसीडर द सिचुएशन करके पूरा कॉपी कर दीजिएगा. हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 5.8. मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं. A mass of 4 kg rests on a horizontal plane. ठीक है, full stop. The plane is gradually inclined until at an angle of 15 degree. ठीक है, with the horizontal. Full stop. The mass just begins to slide. Full stop. What is the coefficient of static friction between the block and the surface? ठीक है, यानी कुल मिला के कोई प्लेन पहले हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा हुआ था, उसके बाद उसके ऊपर बॉडी भी रखी हुई थी. फिर क्या किया गया, इसको इंक्लाइन करा दिया कि कितने एंगल पे, 15 डिग्री पे. तो ये जो बॉडी है आपकी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, मतलब किस कंडीशन में आ गई, लिमिटिंग कंडीशन पे. ठीक है, यानी कुल मिला के ये जो 15 डिग्री दिया गया था, ये वाकई में क्या था, ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज दिया गया था. मतलब क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि एंगल ऑफ रिपोज है, सिचुएशन बता के समझाया गया. आई बात समझ में कि पहले बॉडी जो थी वो, उसका वजन जो था वो 4 किलो था, 4 किलो की बॉडी थी, उसको एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा गया था. उसके बाद सरफेस को इंक्लाइन किया गया और जब 15 डिग्री एंगल हो गया तो बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड हो गया. यानी वो लिमिटिंग कंडीशन में आ जाती है बॉडी कब, जब 15 डिग्री एंगल बन जाता है हॉरिजॉन्टल सा. यानी कुल मिला के ये क्या हो गया, ये एंगल ऑफ रिपोज हो गया. तो ये मास जो 4 kg दिया वो फर्जी दिया है, हमें आवश्यकता नहीं है. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं tan अल्फा बराबर म्यू एस होता है, और म्यू एस ही हमको निकालना था, हमें म्यू एस कैलकुलेट करना था. तो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एस. tan 15 की वैल्यू, या तो भाई आप गणित जानते हो तो थोड़ा सा आइडिया बता दें. tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लीजिएगा. ठीक है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लीजिएगा. tan a माइनस tan b समथिंग कुछ होता है ना, लगा लियो. तो हमें तो बेसिकली कैलकुलेटर वाला आता है. ठीक है, इसका आंसर आएगा 0.27. वैसे tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. थोड़ा आता है हमको भी. ठीक है माड़ा जी, तो अभी सोच ही रहे हो ना, सोचो कॉपी करिए. तो अब मामला स्टैटिक का खत्म हो गया, मामला काइनेटिक पे लेके आते हैं हम लोग. यानी अभी तक बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे थे और बॉडी अभी तक चली नहीं है, या बहुत ज़्यादा हुआ तो जस्ट चली जेली नहीं बोल रहे. ठीक है, यानी जस्ट स्लाइड.
यहाँ तक पहुंचे, लेकिन अब बॉडी एक बार चल पड़ी, जब बॉडी चल पड़ी तो भी फ्रिक्शन लगता है, लेकिन जो फ्रिक्शन लगता है वो पहले से थोड़ा सा कम लगता है, जिसे हम कहते हैं कौन सा वाला फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन। तो हेडिंग डाल दीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी अगर हम डायग्राम के माध्यम से बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक रफ सरफेस है, रफ सरफेस के ऊपर एक बॉडी ऐसे है, हम बॉडी को ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींच रहे हैं और बॉडी मोशन में है, किसी भी प्रकार से मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो भी सरफेस में फोर्स लगेगा। दैट फोर्स विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स Fk। ठीक है, पढ़ने नाचना नहीं। ठीक है, लिखिए द फ्रिक्शन फोर्स, द फ्रिक्शन फोर्स, जो पढ़ेंगे वीडियो देख के वो भी समझेंगे। ठीक है, द फ्रिक्शन फोर्स कम्स इनटू प्ले, द फ्रिक्शन फोर्स which comes into play when a body, the friction force which comes into play when a body is in the state of steady motion, इसे कमी थी, सब अपने अपने सुर अलाप रहे हैं, मैं अपना अलाप रहा हूँ, अपने अलाप रहे हैं, बगल वाले अपना अलाप रहे हैं। छोड़ दीजिए, छोड़ दें, रुको, वीडियो चलने नहीं, बोल नहीं सकते अभी। The friction force which comes into play when a body is in the state of steady motion over the rough surface of another body, over the rough surface of another body, the friction force which comes into play when a body is in the state of steady motion over the rough surface of another body। छोड़ो छोड़ो लगाए हो, तुम ये नहीं देख रहे हो कि मैं, मेरी तबीयत खराब है, मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ। रहने दो, रहने दो, इतनी केयर करने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, हम 2-4 लोग भाड़े पे और रख लेंगे हमारी केयर करने वाले। ओवर द रफ सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, लिख लिया? ठीक है, तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया आवाज जाती है। ठीक है, क्या बोला था? द फ्रिक्शन फोर्स, हाँ, इज कॉल्ड, अनदर बॉडी के बाद लिखिए इज कॉल्ड काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन फोर्स, is called kinetic or dynamic friction force, is called kinetic or dynamic friction force। First off next line से लिखिए, it is represented by Fk, ये बनाया था मैंने, it is represented by Fk। ठीक है, it is represented by Fk। ठीक है, तो ये डायग्राम दैट इज करके बना लीजिए। डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो कंसीडर द सिचुएशन, हालात समझिए। अगर ये m मास की बॉडी है, ठीक है, सरफेस के ऊपर रखी तो नॉर्मल रिएक्शन तो लगना तय है, सीधा बनाइएगा नॉर्मल रिएक्शन, बहुत अगर टेढ़ा लग रहा हो तो। ठीक है, mg इसका वेट नीचे की तरफ काम करना ही करना है। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा जाता है, ऐसा देखा जाता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? नॉर्मल रिएक्शन के। ये भी नॉर्मल रिएक्शन प्रोपोर्शनल, मतलब इसका Fs मैक्स का और Fk का फॉर्मूला भी लगभग सेम आता है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनली हटाएंगे तो इक्वल लगाने के बाद एक कांस्टेंट आता है म्यू के,
ठीक है, पहली बात तो फॉर्मूला आ गया। दूसरी बात ये म्यू के कौन सा आइटम है, म्यू को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यूएस क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कभी भी बेटा साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद इक्वल लगाने के बाद जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट फॉर्म में पहले से प्रेजेंट बाकी सोल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है। बता चुके थे ना? यानी कि क्योंकि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद म्यू के आया है तो ये एक ऐसा कांस्टेंट होगा जो ऑलरेडी जो चीजें पहले से थी उन पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी ये हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ एफ के एंड एन। डिपेंड काय पे करता है? रफनेस पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन रफनेस ऑफ सरफेस, दैट इज म्यू के उतना ही ज्यादा होता है जितना ज्यादा रफनेस होती है। ठीक है भैया, कॉपी कर लीजिए। देखिए पांडे जी, नॉर्मली ऑब्जर्व क्या किया जाता है? ऑब्जर्व ये किया जाता है कि बॉडी पे पहले जब हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी पे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है उसको खिसकाने के लिए, लेकिन एक बार जब बॉडी खिसकना शुरू कर देती है तो फिर थोड़ा इजी हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, और एक बार लिमिटिंग फ्रिक्शन की कैटेगरी को आप पार कर गए, यानी भाई मतलब एक तरीके से एक बार आपने कंसेप्ट पढ़ लिया तो फिर आगे कहानी थोड़ी आसान हो जाती है। तो जब पढ़ोगे ही नहीं तो आगे पहुंचोगे ही नहीं। तो मैं समझाता हूँ। ये मान लीजिए ये हमारा एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है और ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती है। हमने बताया था आपको, बताया था ना, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। यानी जब तक बॉडी चल नहीं देती, यानी मान लेते हैं बॉडी अभी तक नहीं चली, यानी ये वो है, ठीक है, मतलब दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन मतलब अभी तक आपने इतना फोर्स लगाया है, इसको मैं F नॉट कह दे रहा हूं कि बॉडी अभी चली नहीं। यानी करस्पॉन्डिंगली अगर देखा जाए तो इस फ्रिक्शन को हम कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे? Fs मैक्स, राइट। लेकिन जैसे ही आपने इसके आगे थोड़ा सा फोर्स लगाया तो आप रियलाइज करते हो कि ये फोर्स कम हो जाता है और कांस्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, यानी एक बार जब बॉडी, मतलब ये मैं ग्राफिकली समझा रहा हूं आपको, आपने फिजिकली खूब एक्सपीरियंस किया होगा कि जब बॉडी पे धक्का लगाते हैं तो पहले धक्का लगाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, एक वक्त आता है जब सरक जाती है बॉडी। वो जब लेकिन एक बार जब सरकना शुरू कर देती है तो उसमें लगातार कांस्टेंट उतना ही फोर्स लगाए रखो, बॉडी मेंटेन करती रहती है, चलती रहती है, मेंटेन रहती है। वही चीज़ यहाँ पे कि जब आपने फोर्स बिल्कुल नहीं लगाया था तो फ्रिक्शन 0 था। ठीक है, बढ़ते 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 लिमिटिंग कंडीशन आई, यानी अभी यहाँ तक क्या चल रहा है? Fs स्टैटिक फ्रिक्शन। बढ़ते बढ़ते लिमिटिंग कंडीशन आई जहाँ पे Fs का मैक्सिमम पहुँच गया, यानी वो है वैल्यू जिसके आगे अब बॉडी स्लाइड कर जाएगी। तुम इसके जैसे ही आगे बढ़े, बॉडी जब स्लाइड कर जाएगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये जो वैल्यू है ये करस्पॉन्डिंगली क्या कहलाएगी? Fk। आई बात समझ में? यानी इस दौरान इस दौरान बॉडी इज एट रेस्ट, इस दौरान बॉडी इज इन मोशन। बात आई आपको समझ में? क्लियर? एक बात और यहाँ से डिटेल में समझा देते हैं आपको। अगर आपसे कोई म्यूएस और म्यू के कंपेयर करने के लिए कहे तो आप साफ साफ देख सकते हैं, लिख दो कंपैरिजन बिटवीन म्यूएस एंड म्यू के। बहुत साधारण सी बात है, दिखाई दे रहा है कि Fs मैक्स बड़ा है और Fk छोटा है। Fs मैक्स ऊपर है, Fs मैक्स
बड़ा है किससे? एफ के से। ठीक है, एफ एस मैक्स का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन और म्यू के का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन। एन से एन कैंसिल, तो क्या हो गया? म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। तो म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू के से ज्यादा होती है। अब सवाल यहाँ पे ये उठ जाता है, समझदार बच्चों की बात कर रहा हूँ, मतलब जो समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको दिमाग में ये लगाना चाहिए कि हाँ, तो सवाल दिमाग में ये आना चाहिए था कि सरफेस तो वही है, म्यू एस और म्यू के, ये दो अलग अलग कैसे हो गए? जब भाई म्यू बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? रफनेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बाकी चीजों पे ध्यान मत दें, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। भाई म्यू रिप्रेजेंट करता है रफनेस को। ठीक है, बॉडी अभी रखी हुई है या खिसकने लगी, उससे रफनेस पे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं, यहाँ में मामला एक्चुअली इंटरलॉकिंग का है। ठीक है, मतलब सरफेस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बात समझ रहे हैं? सरफेस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस इतना हुआ है कि जब एक बार बॉडी जब रखी हुई होती है तो खांचे आपस में बिल्कुल डीपली फिल्ड होते हैं, इंटरलॉकिंग बढ़िया तरीके से होती है। लेकिन एक बार जब बॉडी चलने लगती है तो इससे पहले कि खांचा पूरा भरे, बॉडी आगे सरक जाती है, यानी बॉडी अब काइनेटिक कंडीशन में होती है, सिर्फ इतना ही फंसती है। खांचा इतना गहरा है मान लेते हैं, जो बीच में जो रफनेस है, तो जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है तो लॉक पूरा लगा होता है, इंटरलॉक पूरा होता है। लेकिन जब एक बार बॉडी चलने लगती है तो ये चीजें ज्यादा नहीं फंस पाती, इसलिए रफनेस तो रहती है, रफनेस का लेवल वही है, लेकिन इंटरलॉकिंग जो होती है फ्रिक्शन वाली, वो पूरी नहीं हो पाती, थोड़ी थोड़ी रहती है। बात समझ में आ गई? यानी म्यू एस और म्यू के कम ज्यादा होने का मात्र एक यही कारण है। ठीक है, कि जब स्टैटिक कंडीशन में होती है तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा होती है, इस वजह से हमें स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, और जब एक बार बॉडी चलने लगती है तो इंटरलॉकिंग पूरे से हो नहीं पाती। ठीक है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ, लिखिए आप, हेड डालिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ, graphical representation of variation of, graphical representation of variation of friction force versus applied force, friction force versus applied force। ठीक है, तो अभी पहले आप केवल ये ग्राफ बनाइए, नीचे वाला पॉइंट बाद में लिखिएगा, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद पॉइंट बाद में लिखवाते। ठीक है, तो इसके नीचे इसको लिखने से पहले ये समझ में आ गया ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जैसे देखिए बढ़ती जाती है। ठीक है, तो लिखिए इसके नीचे पहला पॉइंट बनाइए, the value of kinetic friction force is always less than Fs max, yeah, always less than limiting friction force. The value of kinetic friction force is always less than, the value of kinetic friction force is always less than limiting friction force. अगला पॉइंट लिखिए, the value of kinetic friction always remains constant. always मत लिखो, आगे इसमें कुछ क्लॉज आ जाता है, बस लिख लीजिए वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो बाद में भविष्य में हायर स्टडीज में जाओगे तो नहीं, चीटिंग गलत पढ़ा दिया, तो अपने तुमको नहीं याद रहेगा, जो पढ़ने वाले वो बेचारे याद करेंगे, हाँ गुरुजी ने ये बताया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए ये वाला, कंपैरिजन बिटवीन म्यू एस एंड म्यू के। तो आज न्यूमेरिकल करने काइनेटिक फ्रिक्शन वाले शीट का क्वेश्चन नंबर 74 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 मेरी शीट में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन ये है
क्वेश्चन ये है, एन ऑटोमोबाइल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद अ स्पीड u. If the coefficient of static friction between the tires and the road is mu, है ना, हाँ mu s, ठीक है, comma, what is the shortest distance in which automobile can be stopped, ठीक है, तो कितनी दूर जाने पर ऑटोमोबाइल रुक जाएगा. तो बहुत साधारण सी बात है. देखिए ये एक रफ सरफेस है, ये ऑटोमोबाइल है, ये u स्पीड से चल रहा था, मतलब इसकी जो वेलोसिटी थी वो u थी, ठीक है. तो जब ये इधर चलेगा तो ऑब्वियसली पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है. वैसे क्वेश्चन में करेक्शन है, वो म्यू एस नहीं होना चाहिए, वो म्यू होना चाहिए सिर्फ, ठीक है ना. तो क्वेश्चन में उसको जहाँ पे शीट में म्यू एस लिखा हुआ उसको एस हटा दीजिए, केवल म्यू रखिए, ठीक है. तो सरफेस का म्यू दे रखा हुआ है, मतलब सरफेस रफ हो गया, इतना तो क्लियर है, ठीक है. बात समझ में आ गई. ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक ऑटोमोबाइल है, वो चल रहा था, मोशन में था, ठीक है. वो मोशन में था, मोशन में कितनी वेलोसिटी थी उसकी, u वेलोसिटी थी. तो जब वो चलेगा तो पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन काम करेगा दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन. मैं के नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है. ये फ्रिक्शन कौन सा वाला होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक. तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे जो है ये कैसा काम कर रहा है, एज अ रिटार्डिंग फोर्स काम कर रहा है, राइट. तो मेरी बात बहुत ध्यान समझिए, क्योंकि बॉडी का मास जितना भी होगा वो फिक्स होगा, ठीक है. ऐसा कुछ बोला गया कि मतलब मास कम हो रहा है, नहीं. तो इतना अंडरस्टूड रखा जाता है कि बॉडी का मास क्या है, कांस्टेंट है. बात समझ में आ गई, ध्यान सुनिएगा, ठीक है. तो माय डियर, जब भी बॉडी का मास फिक्स होता है तो हम लोग लगा सकते हैं F बराबर ma या F बराबर mr, ठीक है. अगर फोर्स रिटार्डिंग वाला है तो F बराबर mr, और अगर फोर्स एक्सेलरेट कर रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है, तो F बराबर ma. तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, F बराबर mr लगाएंगे. क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है इस समय वो रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है. फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक. क्योंकि बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे. एक तरह की सिचुएशन ये हुई है कि जब ये u स्पीड से चल रहा था तो उसके बाद फ्रिक्शन लगना शुरू हो गया, और धीरे धीरे अल्टीमेटली जाते 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 क्या हो जाएगा, ये किस कंडीशन में आ जाएगा, ये रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा, रेस्ट, ठीक है. तो यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स जो है वो क्या, कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है. मास इनटू रिटार्डेशन, करेक्ट. फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इनटू एन. मास इनटू रिटार्डेशन. बॉडी जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होती है तो नॉर्मल रिएक्शन जो क्या लिखा जाता है, mg. याद है, हमने याद कराया था. ये m ये हो गया, r ये हो गया, m से m रिड्यूस हो गया, तो r बराबर कितना हो गया, म्यू g, ठीक है. रिटार्डेशन जो होता है वो निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होता है ना. तो ये सारे फॉर्मूले तो एक्सेलरेशन के टर्म्स में होते हैं. तो माइनस ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू म्यू जी, तो a इक्वल टू कितना हो गया, माइनस म्यू जी. इक्वेशन फर्स्ट क्या, अगर अंधेरे नहीं हो तो समझ जाओ, अगर अंधेरे हो तो कोई बातें नहीं है. मैंने मार्केट बना जाए कहाँ गया, कोनो मार्केट चोरी कर ली. हाँ जी, देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि म्यू फिक्स है, म्यू की वैल्यू फिक्स होती है, जी की वैल्यू फिक्स होती है, अल्टीमेटली ये क्या है, कांस्टेंट. और जिसको काइनेमैटिक्स अच्छे से आता है, हमने पढ़ाया था, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो v बराबर u प्लस ds इक्वल टू ut प्लस rv d स्क्वायर v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s ऐसे ना इक्वल टू u प्लस a बाय 2 n 1. आपने जितनी जल्दी बोला हम लोग, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, मतलब सभी ये सारी इक्वेशंस लग सकती हैं जरूरत पड़ने पर, ठीक है. क्लियर हो गया. जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो v बराबर u प्लस ad या s इक्वल टू ut प्लस rv d स्क्वायर या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s या s n इक्वल टू u प्लस a बाय 2 n 1. चारों इक्वेशन में से कोई भी आप लगा सकते हैं, जरूरत के अनुसार होता है, नमक में स्वादानुसार, है ना, वही कर सकते हैं. तो यहाँ पे मामला है कि कितनी डिस्टेंस के बाद ये जाके रुक जाएगा, यानी हमें s कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो क्या लगा दें, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v कितना, 0, रुक गया, u ही था,
टू ए की जगह ये वाला आइटम माइनस म्यू जी और कितना आ गया एस, यही तो निकालना है, यही तो है वो। टू म्यू जी एस बराबर यू स्क्वायर, एस बराबर यू स्क्वायर अपॉन टू म्यू, ये है वो डिस्टेंस। ठीक है, स्टार इसलिए बना दिया क्योंकि लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले याद कर लेते हैं डायरेक्ट, मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया जाए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया जाए, ग्रेविटी पता हो तो आप डायरेक्टली वो मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं जितनी दूर बाद गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। मतलब समझ रहे हैं, मतलब तुमने पैडलिंग करके एक तरीके से छोड़ दिया, अब तुम फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो अब कितनी दूर बाद तुम्हारी साइकिल चलते 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 रुकेगी, ये वो फॉर्मूला है। समझ गए? कॉपी करिए फटाक से। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है मेरी शीट में, और मेरी शीट में क्वेश्चन नंबर 9 भी है। ठीक है, तो चाहे 77 पढ़ लीजिए चाहे 9 पढ़ लीजिए, ये एक्चुअली एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 5.9, 5वें चैप्टर में 9वां एग्जाम्पल है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में पहली बात तो एक डायग्राम दिया गया है, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये पुली लगी हुई है, ये टेबल है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, उसके ऊपर ये एक ट्रॉली है, ठीक है, ये 3 kg की बॉडी है, यहाँ पे ये W लिखा हुआ है, यहाँ पे ये W की वैल्यू 20 kg दे रखी गई है, और इसमें FK शो किया गया, मतलब क्वेश्चन में जो शो किया गया मैं सब बनाया दे रहा हूँ। क्वेश्चन में एक्चुअली इतना ज्यादा शो कर दिया गया है कि बहुत कुछ कम हो गया है। 30 न्यूटन इसका वेट शो कर दिया गया है। G का वैल्यू इस क्वेश्चन में ही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा गया, इसी वजह से 3 kg का वेट 30 न्यूटन हो गया है ना। 3 × 10 कुल मिला कितना हो गया? 30 न्यूटन। ठीक है, तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन में पढ़ के पूरा सुना रहे हैं। फिगर ये क्वेश्चन में ही गिवन था। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम एज शोन इन द फिगर इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ट्रॉली एंड सरफेस 0.04 क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, G का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क। द वैल्यू ऑफ G इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निगलेक्ट मास ऑफ द स्ट्रिंग, तो हम लोग हमेशा ही मान के चलते हैं कि स्ट्रिंग में मास नहीं। ठीक है, ट्राई करिए फटाक से। चलिए देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो जितना कुछ दिया गया वो काफी दिया गया है, फिर भी थोड़ा बहुत और बना देते हैं। इसको अगर मैं ब्लॉक ए मान लूँ, इसको ब्लॉक बी मान लूँ, तो इस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस शोन है। रस्सी कनेक्ट है तो रस्सी में टेंशन फोर्स होगा, और टेंशन फोर्स हमेशा रस्सी पे काम करता है बॉडी से दूर की तरफ। इसका वेट जो हो जाएगा 3 × G, G का वैल्यू 10 है, 10 न्यूटन। ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ आएगा तो A एक्सेलरेशन होगा, तो जितना एक्सेलरेशन इसका इधर होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका इधर होगा। ठीक है, अब बात करें इसके वेट की, तो 20 kg का जो वेट हो जाएगा वो 200 न्यूटन हो जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर काम करेगा। क्योंकि बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 200 के बराबर हो जाएगा। इतना तो लॉजिक क्लियर है कि नहीं? अरे हमने बताया था ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के वेट के बराबर होता है, m × G के। नहीं, मैं आपको नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, मिटा भी सकता हूँ। आपको अगर मोटा मोटा याद है भूल जाओगे, ये हमने लिखा तो हमने क्या सिखाया था, n बराबर क्या होता है mg, अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल पे रखी है तो ये बताया था। n बराबर m3, तो m कितना है 20, g कितना है 10, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 200 न्यूटन। चाहे तो ऐसे समझ लो कि बॉडी ऊपर नीचे नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ऊपर नीचे के फोर्सेस बैलेंस है, n = 200 हो जाएगा। वो चाहे आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या सिखाया था आपको, अगर याद हो तो, जिस तरह एक्सेलरेशन होता है वो वाला फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन फोर्स इक्वल टू बॉडी का मास इनटू बॉडी का एक्सेलरेशन होता है। तो फॉर ए वाली बीडी से बात करते हैं, जिस तरह एक्सेलरेशन वो वाला फोर्स है 30 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में t इक्वल टू बॉडी का मास 3 और बॉडी का एक्सेलरेशन है। इक्वेशन नंबर 1। इन द सेकंड केस फॉर बी वाले की बात अगर करें, जिस तरह एक्सेलरेशन है वो है t माइनस अपोजिट डायरेक्शन में Fk इक्वल टू बॉडी का मास 20 और बॉडी का एक्सेलरेशन a। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं तो t से t कैंसिल हो जाएगा, 30 माइनस Fk इक्वल टू कितना हो गया 23a।
काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला कितना होता है? म्यू इनटू एन होता है, बोलो। 30 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी? 0.04, नॉर्मल रिएक्शन कितना? 200 और 23 ए। सॉल्व करो बेटा, ए का वैल्यू 22/23 आ जाएगा या 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गॉट इट? ठीक है। और टेंशन भी निकालना था, इधर रखने से बेटर है इधर रख लो, आसानी से काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन तो 30 माइनस टी, टी की वैल्यू निकालनी है और 3a की वैल्यू कितनी है? 0.96। सॉल्व कर लेंगे तो टी का वैल्यू आ जाएगा 27.1 न्यूटन। किसी कोई आपत्ति, विपत्ति, भूपत्ति, अगरबत्ती, चायपत्ती, मोमबत्ती करें नो। अब एक बढ़िया सवाल करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का, जिसमें हम लोग इन्वॉल्व करेंगे सूडो फोर्स भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है मेरी शीट में। क्वेश्चन नंबर 48 ये एनसीईआरटी का 5.36 है। क्वेश्चन नंबर 48 एनसीईआरटी का 5.36। क्वेश्चन ये है, द रियर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन एंड अ बॉक्स ऑफ 40 kg मास is placed 5 meter away from the open end as shown. The coefficient of friction between the box and the surface below it is 0.15 on 0.15 full stop on a straight road, comma the truck starts from rest and accelerates with 2 meter per second square full stop. At what distance from the starting point does the box fall off the truck? Question mark. Ignore the mass of the box and g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में फिगर भी दिया हुआ है, ये वही है गदर पिक्चर वाला। मैं निकला गड्डी लेके, मान लेते हैं हमारा ड्राइंग बहुत अच्छा है, ये भी हम मानते हैं। ये बहुत बढ़िया है, एकदम डेडली। ट्रक ऊपर पर, ये नीचे। ये बॉक्स है, इतना दूर रखा है 5 मीटर, ठीक है। और ये कितने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से आगे बढ़ा, ठीक। चलिए करिए कोशिश। देखिए क्वेश्चन में जो लिखा है रियर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन, जैसा कि दिख रहा है। बॉक्स 40 किलो का रखा गया है इसके ऊपर, तो 40 किलो का बॉक्स इसके ऊपर रख दिया गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और 5 मीटर दूरी पे रखा गया है पीछे से, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड सरफेस बिलो इज 0.15, यानी म्यू की वैल्यू जो दी हुई है वो 0.15, यानी कुल मिला के यहाँ फ्रिक्शन का रोल है क्योंकि सरफेस रफ हो गया। म्यू का वैल्यू दिया मतलब सरफेस रफ है। ट्रक स्ट्रेट रोड पे चलता है, स्टार्ट करता है रेस्ट पोजीशन से, यानी ट्रक के लिए अगर हम बात करें फॉर ट्रक तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। At what distance from the starting point does the box fall off the truck? कितनी डिस्टेंस चलने के बाद ट्रक गिर जाएगा, सॉरी बॉक्स गिर जाएगा, ठीक है। ट्रक नहीं गिराना, बॉक्स गिराना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इससे पहले कि आप ट्रक के पे दिमाग लगाएं, आप दिमाग बॉक्स पे लगाएं। अगर आप ठीक से समझ पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि this box is lying on the accelerating platform. It is a case of pseudo force. गौर से देखिए, ये बॉक्स कहाँ है? एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है, प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट हो रहा है, और जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्म पे होती है तो क्या लगता है? सूडो फोर्स। तो मैं ये भी बना रहा हूँ, ठीक है। चलो अलग बना देते हैं। फॉर बॉक्स, ये सरफेस है, ये बॉक्स है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है इसका सरफेस का वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर है, तो
सूडो फोर्स हमेशा बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, एफपी बताया था। जिस तरह एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन सूडो फोर्स काम करता है। सूडो फोर्स कितने के बराबर होता है? बॉडी का मास और प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन। बॉडी का मास कितना है? 40 किलो और प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन कितना है? 2। अगर याद नहीं है, रिवाइज नहीं किया तो आपके लिए बेकार है, क्वेश्चन छोड़ दीजिए। 80 न्यूटन सूडो फोर्स है जिसकी वजह से ये इधर आगे सरकेगा, तभी तो गिर पाएगा। ठीक है, तो अभी क्या यही फोर्स काम कर रहा है? नहीं, ये सरफेस रफ भी है जिसकी वजह से फ्रिक्शन काम करेगा, FK कह सकते हैं, नहीं समझे? और ये अपने किसी एक्सेलरेशन A' से आगे बढ़ेगा, नहीं समझे? बहुत ध्यान समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बॉक्स के ऊपर, क्योंकि ये जिस प्लेटफॉर्म पे रखा है, प्लेटफॉर्म एक्सेलरेटिंग है, इस वजह से इस बॉक्स के ऊपर प्लेटफॉर्म के एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? एक सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स क्या करेगा? इसको इधर धकेलाएगा, यानी सूडो फोर्स को इधर चलाएगा। तो मान लिया A' एक्सेलरेशन से ये बॉक्स आगे सरकेगा, ठीक है। अब जब ये आगे सरकेगा तो ऑब्वियसली जब इधर सरकेगा तो फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है। तो सूडो फोर्स लगेगा ही लगेगा, हम जानते हैं। तो गुरुजी ने अभी आपको सिखाया था क्या कि जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है A' वो वाला फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स इक्वल टू बॉडी का मास विच इज 40 और बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है? A'। कंफ्यूज मत होना, ये A एक्सेलरेशन किसका है? ट्रक का। और ये जब इधर सरक के गिरेगा तो इसका जो अपना एक्सेलरेशन होगा वो A', समझे? 80 ये हो गया बेटा, क्लियर? टफ है क्वेश्चन। म्यू इंटू एन हो जाएगा, ये 40 A' हो गया। म्यू का वैल्यू गिवन है 0.15, तो 80 माइनस 0.15 और नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के वेट के बराबर हो जाता है, हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन mg बराबर हो जाएगा 40 A'। आगे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। मतलब ये जब पहली बार किया जाता है थोड़ा टेढ़ा काम लगता है, लेकिन आप घर में दोबारा लगाएंगे तो हो जाएगा। 80 A हो गया माइनस 0.15 हो गया। m का वैल्यू कितना है? 40। g का वैल्यू कितना है? 10 इज इक्वल टू 40 A'। अगर शीट में ना लिखा हो तो लिख लीजिएगा, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है होगा, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो A' कितना आ जाएगा आपका? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जी की वैल्यू अगर 9.8 लेंगे ना तो आंसर तो एनसीईआरटी के हिसाब से आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा सिंपल करने के लिए मैंने खुद ही से ले लिया है जी का वैल्यू, समझ गए? तो आप शीट को सही कर लीजिएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी इतने एक्सेलरेशन से बॉक्स इधर चलेगा, ठीक है। अब बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट है, 0.5 एक फिक्स वैल्यू होती है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो क्या लगा सकते हैं? v बराबर u प्लस ATS इक्वल टू ut प्लस RPT स्क्वायर v स्क्वायर, है ना। तो इस बॉक्स के लिए हम क्या लगा दें? देखो s पता है, रेस्ट पे था पहले, u पता है, समझ गए? तो क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ चुका है, इस वजह से हम लगा देते हैं s बराबर ut प्लस हाफ AT इसको लगा दें। इस बॉक्स का एक्सेलरेशन क्या है? A' है। s कितना है? 5 मीटर। u कितना है? 0। 1/2। A' कितना निकाल लिया हमने? 0.5, वो ये हो गया t स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा √20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड बाद ये बॉक्स 5 मीटर पीछे खिसक के चुई जाएगा। हाँ जी, अभी रुक जाइए, सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी हम बीच में है सवाल के। अभी तो हमने सिर्फ ये निकाला है कि कितने जब ट्रक ने चलना शुरू किया उसके कितनी देर बाद बॉक्स गिर जाएगा। अगर सवाल से इतना पूछा जाता कि ट्रक के चलने के कितने सेकंड बाद बॉक्स गिर जाएगा तो आंसर यहाँ तक हो जाता। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो ये पता करना है
कि जितनी देर में बॉक्स इधर सड़क के नीचे गिरा उतनी देर में ट्रक कितना आगे चला गया। सवाल समझ में आया? तो अभी हमने ये निकाला है कि बॉक्स यहाँ से कितनी देर में छू जाएगा, 20 सेकंड में, अंडर रूट 20 सेकंड में। अब बस इतना कर लो कि अंडर रूट 20 सेकंड में ट्रक कितना आगे चला गया, बस। तो फॉर ट्रक पे आ जाओ वापस। फॉर ट्रक, ट्रक का एक्सेलरेशन भी फिक्स है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ट्रक का एक्सेलरेशन a जो है वो कांस्टेंट है, इस वजह से हम क्या लगा देंगे बताइए? हम लगा देंगे s बराबर ut प्लस हाफ vt स्क्वायर लगा दें। यहाँ पे a डैश नहीं करेंगे क्योंकि ट्रक का एक्सेलरेशन, ठीक है। s निकालना था, ट्रक पहले रेस्ट में था, बोला गया क्वेश्चन में 1/2। a का वैल्यू कितना है ट्रक का? 2 और t है, समझे? तो स्क्वायर से छाता पड़ जाएगा, 2 से 2 उड़ जाएगा, तो s बराबर कितना हो गया? 20 मीटर। यानी ट्रक जब 20 मीटर आगे बढ़ जाएगा तब बक्सा छू जाएगा, समझे? अब 1 मिनट की गाड़ी चल